दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब बहुत थकान, बहुत निराशा से घिरे हुए थे। परेशान होकर के और हताश होकर के फिर गांव वालों से और रुद्रप्रयाग के लोगों से उन्होंने बोला कि मैं जल्दी ही रुद्रप्रयाग लौट के वापस आऊँगा, और ये वादा करके अपने आदमी को साथ लेकर के वापस नैनीताल चले गए थे। तो बड़े भारी मन से नैनीताल लौटे थे कि ऐसी हालत पे इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। चलते हैं कहानी के अगले भाग में। पहले तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने उत्तरांचल डायरीज में। दोस्तों, मेरी क्या, ये तो आप सबका अपना चैनल है। सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और पसंद आए तो बेल आइकन भी दबाएं। ये सुना मैंने कि हर वीडियो में बोलना पड़ता है, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। 1925 में जो शरद ऋतु थी, मतलब जाड़ों का जो मौसम था, उसमें ये बहुत थक चुके थे और बहुत मानसिक दबाव की स्थिति जो होती है उससे गुजर रहे थे। उन सब परिस्थितियों से ये 1926 की जो गर्मी आई तब तक उभर चुके थे और खुद को काफ़ी तरोताज़ा और उम्मीदों से भरा हुआ महसूस कर रहे थे कि हाँ गुरु, अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मस्त हूँ, टेंशन दूर है सारे। और अब इन्होंने दोबारा से रुद्रप्रयाग जाने का इरादा कर लिया। बोले चलो दोबारा चला जाए। अपने आदमियों को साथ लेकर ये कोटद्वार तक तो रेलगाड़ी से गए, फिर वहाँ से पौड़ी के लिए पैदल चल पड़े। अब इस रूट को लेने के कारण इन्होंने अपने जो कीमती 8 दिन थे वो बचा लिए। पिछली बार तो मैंने आपको बताया था ना, पूरा पैदल गए थे ये, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अच्छा, पौड़ी में डिप्टी कमिश्नर रिबर्टसन साहब थे, मैंने आपको बताया था, वो भी इनको वहाँ मिल गए। फिर वहाँ से ये सभी लोग रुद्रप्रयाग के लिए निकल गए। इनके रुद्रप्रयाग जाने और वापस आने के दौरान, या ये समझिए जो 3 महीने का जो ये टाइम था जब ये नहीं थे, इन 3 महीनों में बाघ ने 10 लोगों को मार दिया था और अपना निवाला बना चुका था। कहने का मतलब 3 माह में 10 लोग मारे जा चुके थे। और कमाल की बात ये थी कि ये इतने आतंक में जी रहे थे ये लोग, मगर इनमें से किसी ने भी उस बाघ को मारने की कोशिश नहीं करी। जबकि उस इलाके में लोगों के पास तो कम से कम 400 450 के आसपास लाइसेंसी बंदूकें थी। तो चाहते तो मार सकते थे, लेकिन इतना खौफ था कि वो, इतनी दहशत थी लोगों के मन में कि वो बंदूकें होते हुए भी वो शाम हुई नहीं कि अपने घरों के अंदर दुबक जाते थे, निकलते नहीं थे। ये जो 10 लोग आदमखोर द्वारा मारे गए थे, उनमें से जो अंतिम शिकार हुआ था वो एक छोटा लड़का था जो इन लोगों के रुद्रप्रयाग पहुंचने के 2 दिन पहले जिसको बाघ ने मारा था। अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर ये लड़का मारा गया था। और इस बच्चे के मारे जाने की खबर जो है टेलीग्राम के द्वारा इनको पौड़ी में मिल गई थी। और जैसे ही खबर मिली थी, वैसे ही जितना जल्दी हो सके ये लोग रुद्रप्रयाग पहुंच भी गए थे। लेकिन रुद्रप्रयाग बंगले में जो पटवारी इनका इंतज़ार कर रहा था, तो पटवारी जी ने बताया कि साहब, पिछली रात जो है बाघ ने उस लड़के को पूरा खा लिया है। अब उसके कोई भी अवशेष वगैरह कुछ नहीं बचे हैं जिसके ऊपर ये बैठ जाए, मतलब अपनी घात लगा सके, बाघ का इंतज़ार कर सके। थोड़ी निराशा हुई इन लोगों को ये जान के। ये जो बच्चा था, ये लड़का जो था, ये रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर एक गांव में करीब आधी रात के समय मारा गया था। और इसको देख के, मतलब जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं, ऐसा नहीं लगता था कि इसको भोजन बनाने के बाद, यानी कि इसका भोजन करने के बाद
बाघ ने नदी को पार किया होगा। तो अब इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पुलों को बंद करने का काम शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने पहले किया था कि पुलों को बंद कर देते थे, कटीली झाड़ियाँ कांटे वाटे उन सब से ना बता चुका हूँ। और जिसकी वजह से बाघ जो है नदी के एक ही तरफ रह जाए और उसको जो ढूंढने का जो इसकी जो एरिया है वो छोटा हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ तो बहुत बड़ा होता, एक तरफ कर दिया। इवर्टसन साहब ने क्या किया था, इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे आदमखोर ये फिर रहा था, एक लोगों का सूचना तंत्र बना दिया था, यानी कि सूचना देने का, आदान प्रदान करने का काम करते थे। तो किसी भी कुत्ते, बकरी, गाय या इंसान के मारे जाने की, या बाघ द्वारा किसी का दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने की, खटखटाने की कोशिश की जाती, तो उसकी जो सूचना थी वो तुरंत इन लोगों तक पहुंच जाती थी, एबर्टसन साहब और जिम कॉर्बेट तक साहब के पास तक। तो कुछ इस तरह से ये लोग लगातार जो है बाघ के संपर्क में थे। इन लोगों तक कई सूचनाएं मिल रही थी बाघ की गतिविधियों की, और कई सारी अफवाहें भी आ रही थी। अब क्या होता है ना दोस्तों, यार आप भी जानते हो, जब किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में कुछ असामान्य घटनाएं घट रही हो, कुछ अनवांछित घटनाएं घट रही हो, तो अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं। अब एक ऐसा इलाका जहां आदमखोर सक्रिय है, ऐसी जगह पे आदमी अगर अपनी परछाई भी देखता है तब भी झसक जाता था, या कहीं कोई हल्की सी आवाज़ भी हो तो उसको बाघ से जोड़ दिया जाता था कि अरे वहाँ बाघ है यार, भागो, घर के अंदर हो जाओ, भड़क की आवाज़ आई, खड़क की आवाज़ आई, अरे मैंने अभी देखा, होता है ना एक। तो ऐसे इन अफवाहों के बीच ये एक बड़ी मज़ेदार कह लीजिए, हाँ मज़ेदारी घटना सामने आई। ये जो अफवाह है ये गलतू नामक एक व्यक्ति था उसके संबंध में है। सुनिए, बड़ा मजा आएगा। रुद्रप्रयाग से 7 मील दूर अलकनंदा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है कुंडा, और ये जो गलतू था ये वही कुंडा का निवासी था। एक शाम को वो अपने गांव से 1 मील दूर अपने छप्पर में रहने के लिए चला गया। 1 मील दूर से छप्पर था, वहाँ चला गया, और दूसरे दिन सुबह के टाइम उसका बेटा उससे मिलने वहाँ पहुँचा, तो उससे देखा कि जो उसका पिता जो कंबल ओढ़ता था, वो जो कंबल है आधा कमरे के अंदर है और आधा कमरे के बाहर है, देहली के बाहर है, और वहीं जो नज़दीक की जो नरम ज़मीन है उस पर कुछ घसीटे जाने के निशान थे, और वहीं पर आदमखोर जो के बाघ के पंजों के निशान भी थे। तो वो घबरा गया, ऑब्वियसली घबराहट होनी थी। वो दौड़ दौड़ा अपने गांव पहुंचा और चिल्ला चिल्ला के लोगों को उससे इकट्ठा किया, अरे मेरे पिताजी को बाघ ले गया, मेरे पिताजी को बाघ ले गया, आओ आओ फलाना ढिमकाना, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो उसने करीब 60 लोगों की भीड़ जमा हो गई, और ये लोग गलतू जो था उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। और 4 आदमी वहां से जिम कॉर्बेट साहब और इवर्टसन साहब को सूचना देने के लिए रुद्रप्रयाग आ गए। अब ये दोनों, मतलब जिम कॉर्बेट और इवर्टसन साहब, ये लोग भी तुरंत उस छप्पर के पास पहुंचे जहां से गुलतू गायब हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब और इवर्टसन साहब उस आदमखोर की तलाश में नदी के बाएं किनारे की तरफ की जो पहाड़ी थी उस पर चढ़ रहे थे, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब इस बात को मान के चल रहे थे, उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि बाघ जो है नदी के इस तरफ ही है, और इस अफवाह में कोई दम नहीं है कि गलतू को बाघ ने मार दिया है या गलतू मारा गया है। कुछ उनको डाउट सा था। पटवारी साहब, इवर्टसन साहब ने क्या किया, 4 आदमी और पटवारी जी को कुंडा गांव जाने को बोला, और आदेश दिया कि पटवारी जी खुद इस मामले की तहकीकात करें, अच्छी तरह से देखें, समझें, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके दें। तो अगले दिन इन्हें पटवारी जी की रिपोर्ट मिली, और उसके साथ में एक ड्राइंग, एक रेखा चित्र भी मिला, जिसमें खप्पर के बगल जो वाली ज़मीन, जो नर्म ज़मीन थी, उसमें बाघ के पंजों के निशान बने हुए थे।
रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि करीब 200 लोगों द्वारा आसपास के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे गलतू के शरीर को ढूंढा गया है। पूरा दिन उसको खोजा गया, लेकिन गलतू के किसी तरह के कोई अवशेष नहीं मिले, कहीं कोई खून का धब्बा, उसका कपड़ा लत्ता कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जो खोज है वो अभी भी जारी है। ये रिपोर्ट इनके पास आई। 5 दिन के बाद इवर्सन साहब और जिम कॉर्बेट साहब पुल के ऊपर जो मचान था उस पर बैठने के लिए जा रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक जुलूस जो है बंगले की तरफ आता हुआ दिखा। जुलूस में आगे आगे एक आदमी जोर जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए आ रहा था, अरे उसे क्यों पकड़ा गया है, कोई अपराध नहीं किया उसने, क्या गलती है उसकी, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों उसे रुद्रप्रयाग लाया जा रहा है, किया क्या है मैंने, क्यों पकड़ रहे हो मुझे। और ये जो आदमी जो ये गुस्से से चिल्ला रहा था, जानते हैं आप कौन था ये आदमी? थोड़ा आइडिया लगाएं। अरे यार, ये कोई और नहीं, ये खुद गुलतू ही था। गलती था जो, अरे मेरी क्या गलती है, मेरे को क्यों पकड़ रखा है, क्यों गिरफ्तार किया है, सब कहते हुए जुलूस के साथ साथ सबसे आगे गुस्से में चिल्लाते हुए आ रहा था। खैर, किसी तरह से उसके गुस्से को शांत किया गया, फिर उसको समझाया गया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि साहब जिस रात ये माना जा रहा है कि उसे आदमखोर ने मार दिया है, उस रात ये अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि सामने से इसका मेरा बेटा आया और उसने बताया कि उसने 100 रुपये में बैलों की जोड़ी खरीद ली है, जबकि मेरे हिसाब से, यानी कि गलतू के हिसाब से, उसे 70 रुपये से ज़्यादा नहीं देने चाहिए थे, और ये 30 रुपये की बर्बादी करके आ गया है। और ये इस वजह से गुलतू जो है बहुत बुरी तरह नाराज़ हो गया था अपने बेटे से, और गुस्से के कारण अपना कम्बल उठा के रात में छप्पर में चला गया था सोने के लिए, क्योंकि यार चलो चलो ये सारे बेवकूफ़ों के साथ कौन रहे। मतलब एक गुस्सा जो होता है। और फिर सुबह जल्दी उठकर वहाँ से 10 मील दूर अपनी बेटी की ससुराल चला गया। और जब आज सुबह वो लौटा तो पटवारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और अब वो गिरफ्तारी का कारण जानना चाह रहा था। अब ये जो परिस्थितिवश जो मतलब जो भी ये सब घटनाक्रम, जो परिस्थितियाँ जो सब बनी, ये एक मजाक सा हो गया था। इसे समझने में गुलतू को थोड़ा समय और लगा, और थोड़ी देर के बाद वो भी भीड़ के साथ जो है अपना खुल कर हंसने लगा। और वो तो शायद इसलिए हंस रहा था, उसका जो हंसने का कारण था वो ये रहा होगा, पटवारी जी जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके 200 दोस्त 5 दिन तक उसकी हड्डियां, उसकी बोटियों को जंगल में ढूंढ रहे थे, जबकि वो खुद 10 मील दूर एक गांव में अपना आराम से रह रहा था। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास पड़ा हुआ था। और यहाँ पे लोगों की जान निकली हुई थी। खैर, इधर इबटसन साहब जो है इस बात के पक्ष में नहीं थे कि जो रुद्रप्रयाग का जो ये पुल है, इस पे तेज हवा में रात गुजारी जाए। वो भाई कमिश्नर साहब, उनके पास लकड़ी और बढ़ई की तो कोई कमी थी नहीं, सब उपलब्ध थे। तो उन्होंने बुर्ज के ऊपर एक मंच सा बनवा लिया, जिस मंच पे ये लोग 5 रातों तक बैठे, यानी कि मतलब 5 रातें इन्होंने उस मंच पे काटी। 1-2 दिन के बाद इबटसन साहब अपना पौड़ी वापस चले गए। सॉरी। इबटसन साहब के जाने के बाद बाघ ने एक कुत्ता, 4 बकरे, 2 गाय मार दी थी। अच्छा, कुत्ता और जो बकरी मारे थे उसको तो वो उसी रात खा गया था, लेकिन गाय को खाने में बाघ को 2 दिन लगते हैं। और गाय की बॉडी के ऊपर कॉर्बेट साहब 2 रात बैठे। जो गाय पहले मारी गई थी, पहले जो गाय मारी गई थी, उसके ऊपर ये दूसरी रात हाथ लगा के बैठे हुए थे। और इन्हें पता नहीं क्यों इनकी छठी इंद्रिय ऐसा कह रही थी कि आज बाघ जरूर आएगा और इनको उसे शूट करने का मौका मिल जाएगा।
तो ये जो है शाम होती ही ये पेड़ पे चढ़ गए, अपनी पोजीशन इन्होंने ले ली। जो जो इन्होंने आइडिया लगाया कि ऐसे डायरेक्शन से आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे गोली मारूंगा, जो भी सब इनके दिमाग में चल रहा था। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होने को हुआ तो इन्हें महसूस हुआ कि बाघ आ गया है, और वाकई में बाघ आ गया था। ये जैसे ही राइफल उठा के टॉर्च जलाने वाले थे, टॉर्च जलानी पड़ती ना लाइट के लिए, तो यूं करने ही वाले थे कि इतने में क्या हुआ कि इनके मचान के सामने जो घर बना हुआ था उसमें एक महिला ने दरवाजा भड़बड़ा दिया अपना, और उसकी आवाज को सुनकर बाघ वहां से भाग गया। अब बाघ की किस्मत फिर उसका साथ दे गई। अच्छा, ये जो पीरियड था इस बीच वो जो बच्चे को मारा था, उसके बाद से अभी तक कोई मनुष्य नहीं मारा गया था, लेकिन एक महिला और उसका बच्चा घायल जरूर हुए थे। घटना कुछ इस तरह से घटी थी, वो मैं आपको बताता हूं। वो महिला और उसका बच्चा, छोटा बच्चा, एक कमरे के अंदर थे, बंद कमरे को, मतलब कमरे को बंद करके अंदर सोए हुए थे। बाघ कमरा खोलकर, मतलब ये समझिए बाघ ने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर आया और महिला का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर घसीट के ले जाने लगा। जो लेडी थी वो थोड़ा सा स्ट्रांग थी, वो मजबूत दिल वाली थी। वो ये सब देख करके, बाघ को देख के बेहोश नहीं हुई, उसने अपना पूरा सेंस कायम रखा, अपने होश में रही। बाघ जब उससे घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले जा रहा था और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो महिला ने क्या किया, दूसरे हाथ से दरवाजे के पल्ले को पकड़ा और जोर से खींच के मारा। वो इतनी जोर से बाघ के लगा और बाघ जो है एकदम से हड़बड़ा गया और उसने महिला का हाथ छोड़ दिया। और वो जैसे ही बाघ बाहर हुआ, महिला ने अपने कटे हुए हाथ से किसी भी तरह से फट से दरवाजा बंद किया और अपने बच्चे को लेकर के वो अंदर बच गई। हालांकि बच्चे के सिर में भी एक घाव लगा था बाघ का। और इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट साहब ने 2 रातें इस कमरे में ही बिताई कि क्या पता बाघ आ जाए, लेकिन नहीं आया बाघ। भाई बाघ तो बहुत चालाक था, बड़ा किस्मत वाला था, नहीं आया वो। तो टेरिटरी भी बहुत बड़ी थी उसकी। मार्च का महीना था, उसके आखिरी के दिन चल रहे थे। एक दिन ये केदारनाथ यात्रा मार्ग जो है, वहां से किसी गांव से ये लौट के आ रहे थे। एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर सड़क मंदाकिनी नदी के बिल्कुल करीब और एकदम किनारे से गुजरती है। वहां पे 10 से 12 फीट ऊंचा एक झरना था। इन्होंने नदी के पास उस झरने के ऊपरी हिस्से पर एक चट्टान के ऊपर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा, जिनके हाथ में एक लंबा सा बांस था और जिसमें एक जाल बना हुआ था, तिकोना सा जाल बना हुआ था। अब जो पानी का शोर था, पानी का जो आवाज था, उसके कारण उनकी बातचीत तो ये सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए ये सड़क इन्होंने छोड़ी और ये एक चट्टान के ऊपर आके बैठ गए। इन्होंने सिगरेट निकाली, जलाई, आराम से सिगरेट पीने लगे। अच्छा, उस दिन ये बहुत दूर से चल कर आए थे और वो लोग क्या कर रहे हैं इस बात को भी ये जानना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे ये हो क्या रहा है। थोड़ा इनको आराम भी मिल गया, इतनी देर चल के आए थे सिगरेट पीने से। अचानक उन लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बड़े उत्साहित होकर उससे जो झरना था उसके निचला हिस्से में, जहाँ पे सफ़ेद झाग उठ रहा था, पानी गिरता है तो झाग सा उठता है, उस तरफ इशारा किया। और उसके 2 साथियों ने, जिनके हाथों में वो तिकोना जाल लगा हुआ था, उसे झरने के पास लगा दिया। वहां पे दोस्तों बहुत सारी महाशीर मछलियां, जिनका वजन करीब 5 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक का रहा होगा, वो झरने को पार करने की कोशिश कर रही थी। नीचे से झरने को ऊपर पार करने की कोशिश कर रही थी। और उनमें से एक मछली जो करीब 10 पाउंड वजन की रही होगी, वो झरने को पार कर गई और जब वो वापस गिर रही थी तो वो तिकोने जाल में फंस गई। जो उन्होंने तिकोना जाल लगाया था वो उसमें फंस गई। अब उन लोगों ने इस मछली को जाल से निकाला
अपनी बगल में रखी हुई टोकरी थी उस पर उस मछली को रख दिया और जाल को दोबारा झरने के पास लगा दिया, यानी वो उस तरह से मछलियां मार रहे थे। करीब 1 घंटे तक जिम कॉर्बेट साहब इस खेल को देखते रहे और इस बीच उन्होंने करीब 7-8 मछलियां पकड़ ली थी, जिनका वजन करीब 10-10 पाउंड रहा होगा। अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम मतलब पिछली यात्रा में जब ये रुद्रप्रयाग आए थे तो निरीक्षण भवन के चौकीदार ने इनको बताया था कि बसंत ऋतु में अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं इनमें बर्फीला पानी बहता है और इसलिए ये जो टाइम होता है ये मछली मारने के लिए सबसे बढ़िया मौका होता है। और ये बात तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, जब चुका गांव या थाक गांव के नरभक्षी को मारने के लिए ये जा रहे थे तो लद्या नदी में इन्होंने इवर्टसन साहब ने और उनकी वाइफ जेनी, उन लोगों ने फिशिंग विशिंग करी थी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि, और ये भी बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब जो है मछली के बड़े शौकीन थे, ख़ास तौर पर महाशीर मछली खाना तो इनकी एक पसंदीदा शौक़ था। मछली खानी है तो महाशीर खानी है वाला हिसाब था। तो इन्होंने क्या किया, अगले दिन इन्होंने अपनी एक 14 फुट लंबी जो इनकी फिशिंग रॉड थी वो उठाई, 250 गज की लंबी डोरी का बंडल उठाया और चक्री जो रॉड पे लगती है वो उठाई और मछली मारने का जो और सामान होता है वो सब लिया और झरने के पास चले गए। अच्छा, उस दिन सुबह से इन्हें बाघ के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं थी तो इधर उधर कहीं भटकना था नहीं, तो उन्होंने कहा चलो मछली मारी जाए। अच्छा, पिछले दिन की तरह आज कोई भी मछली जो है झरने को पार नहीं कर रही थी जैसे पिछले दिन कर रही थी, और उन लोगों ने पकड़ी थी। और वो लोग जो पिछले दिन मछलियां पकड़ रहे थे नदी के पार एक जगह पर आग जला के बैठे हुए थे, सभी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, और एक एक करके आगे आगे बढ़ाते जा रहे थे। उनकी नज़र जिम कॉर्बेट साहब के पड़ी तो बड़ी उत्सुकता से जिम कॉर्बेट साहब को देखने लगे कि भाई ये क्या कर रहा है। झरने के नीचे करीब 30 से 40 गज चौड़ा एक तालाब था जिसके दोनों ओर चट्टानें थी। ये तालाब करीब 200 गज लंबा था, लेकिन जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब खड़े थे वहाँ से जो ये तालाब था ये 100 गज दिख रहा था और वहाँ से वो मुड़ जाता था। ये जो तालाब का पानी था एकदम साफ और पारदर्शी था, यानी कि तला तक इसका साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तालाब के मुहाने पर जो किनारा था उसमें पानी के ऊपर एक चट्टान निकली हुई थी जो 12 फुट तो बिल्कुल सीधी थी, फिर करीब 20 गज थोड़ा सा समतल होते हुए फिर तिरछी होकर 100 गज तक सीधी चढ़ गई थी ऊपर की तरफ। तो यानी करीब 20 गज इनको थोड़ा सा समतल सा मैदान था, जिसमें मैदान क्या कहें मतलब सपाट थी। और जिस तरफ जिम कॉर्बेट साहब खड़े थे वहाँ कहीं से भी तालाब के पानी में उतरना संभव नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था उतरने का। इस तालाब में मछली के पीछे जाना ना तो संभव था और ना ही कोई फायदेमंद होता। इसके ऊपरी सिरे में जो ज़मीन थी उसमें पेड़ और झाड़ियाँ वगैरह थी। उसके निचले सिरे से एक जो गधेरा था उसका पानी बहता हुआ अलकनंदा में जा मिलता था। इस तालाब में मछली पकड़ना कठिन तो था, खतरनाक भी था, लेकिन जब तक एक मछली ना मार लें तब तक इन्हें पुल पार करना ठीक नहीं लग रहा था। भाई इनकी भी अपनी एक रेपो थी और अपनी फिशिंग रॉड हालांकि इन्होंने अभी तक तैयार नहीं करी थी, मतलब ना तो उसमें चक्री लगाई थी, ना डोरी बांधी थी, ना कांटा लगाया था, अभी वैसी था। इनकी तरफ का जो तालाब का जो एरिया था उसमें कुछ बुलबुले उठ रहे थे, लेकिन आधे तालाब के बाद पानी थोड़ा कम था और जो तला था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। पहाड़ों में वैसी नदी का पानी बहुत साफ होता है।
उस जगह पर जो तालाब की गहराई रही होगी वो 4 से 6 फुट के करीब रही होगी। इसलिए उस हिस्से में जो पानी था उसके नीचे का जो कुछ भी था उसके नीचे, पत्थर वत्थर, कंकड़ पत्थर जो भी कुछ था वो सब साफ दिख रहे थे। और उसी जगह पर कुछ मछलियां तैर रही थी जिनका वजन 3 से लेकर 10 पाउंड तक हो सकता था। ये तालाब से करीब 12 फुट की ऊंचाई पर थे। वहां से इन्होंने पीतल की 2 इंच वाली जो चम्मच होती है जिसके मुंह में 3 कांटे होते हैं, दोस्तों उसका फोटो मिलेगा तो डाल दूंगा, उसको लिए ये खड़े थे। इन्होंने देखा कि छोटी मछलियों का एक झुंड अचानक गहरे पानी से निकलकर उथले पानी में आ गया और उसके पीछे पीछे 3 बड़ी महाशीर मछलियां भी निकली। तो इन्होंने जल्दी से क्या किया, अपनी फिशिंग रॉड खोली, तैयार करी, कांटे को उसमें फंसाया और वो जो चम्मच वाला जो 3 मुंह वाला कांटा था उसको उठा करके मछलियों की तरफ तालाब में फेंक दिया। लेकिन जो डिस्टेंस थी उसका अनुमान ही ये सही नहीं लगा पाए। तो इस वजह से क्या हुआ, वो तालाब से करीब 2 फीट ऊपर चट्टान से जा टकराया और फिर वो चट्टान से टकराने के बाद वो कांटा जो है पानी में गिरा और उसी टाइम वो महाशीर मछलियां भी वहां से गुजरी। अभी चम्मच ने उसने वो कांटे ने पानी को छुआ भी नहीं था कि आगे चल रही एक महाशीर मछली ने इसे फट से झपट लिया। आराम से उसने उसको कुछ समझ के खा लिया, मुंह पे डाल लिया। अच्छा, किसी ऊंचाई पर अगर आप खड़े और लंबी डोरी, अगर जो फिशिंग करते हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो ये जो लंबी डोरी का झटका होता है इसको सहन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो इनकी फिशिंग रॉड थी ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। उसने इस झटके को सह लिया और वो चम्मच जिसके मुंह में तीन मुंह वाला कांटा था वो महाशीर के मुंह में पूरी तरह से फंस गई। पहले ही जो टाइम क्या किया महाशीर ने, जब उसको वो क्या, पहले तो 100 गज तक तैरती चली गई और उसके साथ साथ जो है चक्के में फंसी हुई डोरी भी खिंचती चली गई। होना ही था, वो छोड़ दी, ढील दे दी और यहाँ से वो चली जा रही तो डोरी भी खुलती चली जा रही है। फिर वो एक क्षण रुकी, उसको शायद महसूस हुआ कि उसकी कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई गलत चीज़ खा ली है उसने। उसके बाद वो 50 गज तक और आगे बढ़ गई। चक्की में अभी काफ़ी डोरी बची हुई थी, करीब 250 गज लंबी डोरी थी, मैंने आपको बताया था। अब मछली जो थी वो मोड़ को पार कर चुकी थी, जो मैंने बताया तालाब में मोड़ था तो वो मोड़ को पार कर चुकी थी और वो खतरनाक तरीके से तालाब के अगले किनारे पे, अगले छोर पे पहुंच गई थी। ये बार बार डोरी को ढीला करते, फिर टाइट करते, फिर ढीला करते, फिर टाइट करते, ऐसे करते करते इन्होंने किसी तरह से मछली का मुंह अपनी तरफ को कर लिया। और ऐसा करते हुए जिम कॉर्बेट साहब मछली को करीब अपने नज़दीक ले आए, करीब 100 गज तक ले आए। ढीला करें, टाइट करें, फिर ढीला करें, फिर टाइट करें। ये जो फिशिंग करते हैं वो लोग जानते हैं कैसे होता है। ये मछली को अपनी नज़दीक लाने की कोशिश में लगे हुए थे कि अचानक इनके पीछे से एक परछाई आई और पीछे से ही पानी की तरफ नज़र डालते हुए उसने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ी मछली है, अब आगे क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि यार मछली को भंवर के ऊपर से चट्टान पे अपनी तरफ खींचना संभव नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी है, इतनी भारी है। इसलिए अब यही किया जा सकता है कि इसे फटकर बह जाने दें। मतलब ये कि जो कांटा उसके मुंह में फंसा है, मछली अपनी तरफ ताकत लगाए और ये अपनी तरफ ताकत लगाए तो क्या होगा कि वो मुंह फट जाएगा, उसका कांटा निकल जाएगा और मछली बह जाएगी। हालांकि बचेगी नहीं, बह जाएगी। तो उस जो परछाई जो थी उस लड़के ने कहा, साहब रुको, मैं अपने भाई को बुला कर लाता हूँ, आप रुको, इसको ऐसे ही खेलते रहो, मैं बुला के ला रहा हूँ। वो अपने भाई को बुला के लाया तो उसका जो भाई था कद में लंबा और एक तंदुरुस्त नौजवान था। उसे देखकर लग रहा था जब वो आया, उसे बुलाया गया होगा तब वो गौशाला में जो है गोबर साफ कर रहा होगा, सब हाथ पाँव में गोबर लगा हुआ था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि भैया तू जा, पहले पानी के ऊपर जा और ये अपने हाथ पाँव, मुंह पाँव जो है ये अच्छी तरह साफ कर दे और उनको धो धा करके आ।
ताकि ये जो चट्टान जो है ये इतनी चिकनी है, इसमें तो फिसल ना जाए, तो अपना आराम से धो धा करके आ। तभी इन लोगों के पांव के पास करीब 1 इंच चौड़ा पत्थर का एक टुकड़ा फिसला और पानी से 1 फुट ऊपर एक खूंटे में जाके अटक गया। एक खूंटा सा था, उसमें जाके वो अटक गया। अब इन लोगों ने विचार विमर्श कर अपनी योजना बनाई कि जो छोटा भाई है वो नीचे खूंटे तक जाएगा और उसका बड़ा भाई उसके ऊपर दरार पे खड़ा होकर उसका एक हाथ थामेगा और जिम कॉर्बेट साहब चट्टान पर लेटकर बड़े भाई का दूसरा हाथ पकड़ेंगे, यानी कि ऐसे करके एक चेन बन जाएगी, है ना, एक चेन सी बन गई। सबसे ऊपर जिम कॉर्बेट साहब, बीच में दूसरा भाई, सबसे नीचे तीसरा भाई। इस योजना में काम शुरू करने से पहले जिम कॉर्बेट साहब ने दोनों भाइयों से पूछा, अरे भाई तुम लोग तैरना वैरना जानते हो, मछली वछली पकड़ना जानते हो? तो ये सुन के वो दोनों भाई जो थे वो हंसने लगे। बोले साहब हम तो पैदाइशी पहाड़ी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं, बचपन से ही हम लोग इस पर तैरते नहाते मछली पकड़ते आए हैं और आप हमसे पूछ रहे हो ये बात, तो ये तो हास्यप्रद है हमारे लिए। तो वो जिम कॉर्बेट साहब समझ गए कि ये ठीक है, कर लेंगे। अब सब तैयार हो गया। अब एक दिक्कत आ गई। अब ये जो मानव चेन इन्होंने बनाई थी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, अब उसके लिए क्या था कि जो फिशिंग रॉड थी उसको क्या किया जाए, अब उसे तो हाथ से छोड़ना ही होगा। तो इन्होंने उसको रॉड को जमीन पर रख दिया और डोरी को अपने हाथ में और दांतों से पकड़ लिया। ये हाथ से डोरी को खींचते, दांत से दबाते, फिर खींचते, फिर दांत से दबाते। ऐसे करते करते इन्होंने मछली को चट्टान की तरफ खींच लिया, जहां पे ये चेन बनी हुई थी वहां तक खींच रहा है ये। मछली के नजदीक जो भाई था, यानी कि जो सबसे नीचे था, उसने अपनी एक उंगली और एक अंगूठा मछली के गलफड़े में फंसा दिया और जैसी जो मछली अब तक शांत थी वो एकदम से फड़फड़ाने लगी। जैसे उसके गलफड़े में 2 उंगलियां गई और इतने जोर का झटका था, इतनी बड़ी मछली थी कि ऐसा लगा था कि जैसे ये तीनों मछली के साथ अब पानी में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने बड़े चालाकी से, बड़े समझदारी से मछली को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर एक दूसरे को खींचते हुए ये एक एक करके ये ऊपर आ गए। अंत में वो जो मछली थी वो ज़मीन पर रखी गई। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उन भाइयों से पूछा कि क्यों भाई, ये मछली खाते हो तुम लोग? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ साहब खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं। तब इन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें मछली खानी है तो ये मछली उन्हें तभी मिल सकती है जब वो जिम कॉर्बेट साहब और इनके आदमियों के लिए मछली पकड़ने में जिम कॉर्बेट साहब की मदद करें। उन्हें क्या दिक्कत हो सकती थी, वो दोनों तैयार हो गए। बोला ठीक है साहब। और फिर उसी क्रिया से, उसी तरह से थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ा समय लगा के इन्होंने एक मछली और पकड़ ली। सेम प्रोसेस, सेम तरीके से ये जो मछली पकड़ी ये उससे भी ज़्यादा बड़ी थी और भारी थी। और बहुत खुशी के साथ उस बड़े भाई ने उस मछली को घास की बनाई हुई एक रस्सी में बांधा और उसे कंधे में डाला और अपने गांव की तरफ चल दिया। छोटा भाई जो था उसने जिम कॉर्बेट साहब से बोला कि साहब ये मछली और आपकी फिशिंग रॉड मैं पकड़कर आपके साथ आपको बंगले तक छोड़ने मैं चलूँगा। और ऐसा है साहब, आप जो है मेरे से थोड़ा पीछे चलिएगा ताकि जब मैं बाज़ार में चलूं और लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे कि इतनी बड़ी भारी भरकम मछली जो उन्होंने शायद पहले कभी देखी भी नहीं होगी वो मैंने मारी है। और रुद्रप्रयाग में ये सारे लोग मुझे जानने लगेंगे, मुझे पहचानने लगेंगे। तो वो अपनी ईगो, अपनी उसके लिए उसने ये मछली को पकड़ लिया, कांटे को पकड़ लिया। जिम कॉर्बेट साहब को क्या दिक्कत थी, वो थोड़ा पीछे हो लिए। ये अपने शान से गाँव के रुद्रप्रयाग बाजार के बीच से निकलते हुए डाक बंगले पहुँच गया।
दोस्तों फिलहाल इस हिस्से को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि कुछ लेटेस्ट खबरें और आई हैं। तेंदुए ने आतंक मचा रखा है भीमताल और रानीबाग के आसपास के क्षेत्र में। उधर हेड़ा खान में भी बाघ, धारी वाला बाघ, टाइगर देखने के लिए मिला है। मेरे पास उसकी क्लिप आई है, अगर मौका लगा तो मैं भी क्लिप डाल दूंगा। लेकिन जो सबसे खतरनाक हो रहा है वो भीमताल के आसपास का तेंदुआ है। और एक मेरे पास फोटोग्राफ आई है, उसमें तेंदुए को पकड़ लिया गया है, लेकिन मैं इस बात की तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि वो कौन सा तेंदुआ है, क्योंकि मैं तो ये अपनी चारपाई में पड़ा हुआ हूँ, लखनऊ में चारपाई में पड़ा हुआ, बेड रेस्ट में हूँ। लेकिन जो दोस्त लोग मेरे को वीडियो भेज रहे हैं वही मैं आपको आगे इसमें अगर हो सका तो ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग भी देख लें। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि उत्तराखंड क्षेत्र में बाघ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं आजकल। बॉस, जब तक ये जाड़े हैं, विंटर्स हैं, ये अपने को सुरक्षा में निकाल लो यार, क्योंकि ये इनका मीटिंग टाइम चल रहा होता है, ये मीटिंग पीरियड होता है विंटर्स का। और विंटर्स में बाघ जो है, बाघ, तेंदुआ, ये बिग कैट जो हैं, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये बहुत गुस्से में रहते हैं। तो ये पीरियड किसी तरह से निकल जाए, गर्मियाँ शुरू हो जाएं, तब थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों अपने को संभाल के रखो यार, लेट नाइट घर से बाहर मत रहो, शाम होते हो घर आ जाओ। कोई जाड़ों के दिन है, कोई बाज़ार में ऐसा कुछ रखा नहीं है। और जो भी कुछ है अपना इन टाइम घर आओ, दिन भर नॉर्मल रहो, शाम को थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तेंदुए से अपनी सुरक्षा हमको खुद ही करनी पड़ेगी। तेंदुआ या बाघ अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा, बदलाव हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, बार बार दोहराऊंगा नहीं, आप देख लीजिएगा। खैर दोस्तों, जो दोस्त पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर पसंद आई कहानी तो बेल आइकन भी दबाएं। कहानी तो भी बहुत लंबी है, अभी आगे चलेगी, कई हिस्सों में है, देखते हैं कितनी लंबी जाती है, कहाँ तक जाती है। वहाँ तक तो जाएगी जहाँ तक बाघ ना मर जाए। जिस दिन बाघ मर जाएगा उस दिन कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इतना कह के दोस्तों आप सबसे विदा चाहता हूँ। कोई गलती शलती भी हो तो माफ़ कर देना। और जो पुराने दोस्त हैं उन सबसे शुक्रिया कहता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों का। प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, बस ये बना रहे। तो दोस्तों बस यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ, आज्ञा दीजिए, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती। बड़ा बड़ा वीडियो बड़ा यार, ये क्या यो आगो देख, वीडियो बड़ा, वीडियो बड़ा बढ़िया बड़ा। ओ बेटा बड़ा बड़ा है भाई साहब, लल्ली चीज बंद नहीं बड़ा ओए यो ओ बेटा यो लागो दे पाव लागो। फंस गया ना, फंस गया आज। आजा, हाँ आजा। नहीं अभी फोन करो वन विभाग को, फोन करो भैया, फोन करो।